कक्षा 10वीं के प्रथम अध्याय में वास्तविक संख्याओं का परिचय है, जो कि कुल 7 अंक का है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें अगर हम भूमिका में देखें तो इसका प्रारंभ कक्षा 9वीं के पूर्व ज्ञान वास्तविक संख्याओं की खोज से प्रारंभ किए गए हैं। यदि हम वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले आते हैं प्राकृत संख्याएं, जिन्हें हम गिनती में प्रयोग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। इनके समूह को यदि हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखें तो इन्हें कैपिटल N के द्वारा प्रदर्शित कर दें। इनमें से किन्हीं भी 2 संख्याओं को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो हमें जो नई संख्या प्राप्त होती है वो इसी के अंदर होती है। इसलिए हम कहते हैं कि यह योग के प्रति समृद्ध होती है, क्लोज्ड होती है। लेकिन यदि हम इनको आपस में घटाएं, जैसे यदि हम 3 में से 2 घटाते हैं तो हमको 1 मिलता है, लेकिन 3 में से 3 घटाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है। इस कुछ नहीं को ही हम शून्य के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इस शून्य को इन संख्याओं में अगर हम सम्मिलित करते हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। लेकिन यदि हम 2 में से 3 घटाते हैं तो हमें फिर ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं, ऋण 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें जो नई संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं, इनको भी इन पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित कर दें तो हमें पूर्णांक प्राप्त होते हैं। पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और धनात्मक पूर्णांक होते हैं। शून्य धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो योग और व्यवकलन, इसके साथ साथ यदि हम इनमें से किन्हीं 2 संख्याओं का आपस में गुणा करें तो हमें जो नई संख्या प्राप्त होगी वो इन्हीं में से कोई होगी। यानी यह योग, व्यवकलन और गुणन के प्रति समृद्ध होती हैं, क्लोज्ड होती हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पे इनका आपस में भाग दें, जैसे 1 में अगर हम 4 का भाग दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो इसमें नहीं होगी, है ना। इस प्रकार से हम कहते हैं कि हमें एक नया संख्याओं का संसार प्राप्त होता है, जिसे हम भिन्न संख्या कहते हैं। भिन्न संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। शांत दशमलव, जैसे अगर हम 1/4 की बात करें तो दशमलव रूप में अगर देखें यह 0.25 प्राप्त होगा। और यदि हम 1 में 3 का भाग दें तो हमें 0.333 इस प्रकार से एक आवर्ती अशांत संख्या प्राप्त होगी, जिसको हम 0.3 बार के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से पूर्णांक और भिन्न को मिलाकर हमें परमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं, जो P/Q के रूप में होती हैं, जहाँ पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और PQ कोई भी पूर्णांक होता है, I के रूप में होता है। इसके पश्चात दशमलव प्रसार हम बात करें तो हमें कुछ ऐसी संख्याएं भी प्राप्त होती हैं जो अनावर्ती अशांत होती हैं, यानी कि अशांत संख्याएं होती हैं लेकिन इसमें संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं। जैसे 1 क्या 2 आ रहा है, फिर 1 क्या 3 आ रहा है, क्या 4 आ रहा है, यानी निश्चित नहीं होता है कि अगली संख्या क्या होगी। जबकि यहाँ पे आवर्ती अशांत में निश्चित होता है कि अगली संख्या क्या होगी, हम देख के बता सकते हैं। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 या पाई, ये सभी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से परिमेय और अपरिमेय मिलकर हमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है। तो हम संख्याओं को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि परिमेय, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हमें संख्याओं का एक संसार परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का प्राप्त होता है। परिमेय संख्याएं पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनी होती हैं। भिन्न शांत और आवर्ती अशांत होते हैं, जबकि अपरिमेय अनावर्ती अशांत होती हैं। पूर्णांक की बात करें तो ये धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, अगर इनकी बात करें तो 1, 2, 3, 4 और इसमें शून्य को शामिल कर दें तो पूर्ण संख्याएं होती हैं। और इसमें यदि हम गिनती के नंबरों की बात करें 1, 2, 3, 4 तो ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब हम कक्षा 10वीं में यहाँ पर इन पूर्णांक संख्याओं के एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे, इनकी संक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है और अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका है। जैसा कि नाम से विदित है, यूक्लिड विभाजन पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप से संबंधित है। इस एल्गोरिथम के अनुसार अगर हम देखें तो एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो, जो कि b से छोटा हो या कम हो। यद्यपि यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु पूर्णांकों की विभाज्यता के इस गुण का उपयोग हम कुछ चीज़ों को प्राप्त करने में करेंगे, जैसे महत्तम समवर्तक प्राप्त करने में। दूसरा जो है हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है,
जिसका संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित है। इसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करें तो पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है। जैसा कि पहले बताया है कि किसी भी एक धनात्मक पूर्णांक एक को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो जो कि b से छोटा हो। इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। सबसे पहला SCF ज्ञात करने के लिए, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें 17 और 6 को, तो 17 को हम 6 के रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि 6 गुणित 2 धन 5, यानी 17 में 6 2 बार आता है और शेष 5 बचता है। इसी प्रकार से 5 और 12 के बारे में बात करें तो 12 को हम 5 गुणित 2 धन 2 लिख सकते हैं, यानी कि 12 में 5 2 बार आता है और 2 शेष बचता है। इसी प्रकार 20 और 4 के संबंध में कहें तो 20 को हम 4 गुणित 5 धन 0 के रूप लिख सकते हैं, अर्थात 20 में 4 5 बार आता है और शेष कुछ नहीं बचता। तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पे ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होती हैं कि a बराबर bq प्लस r के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे r का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है लेकिन b से छोटा होता है। हम बात करें SCF या महत्तम सामवर्तक की, तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b का जो महत्तम सामवर्तक होता है वह सबसे बड़ा पूर्णांक d है जो a और b दोनों को पूर्णतः विभाजित कर 455। सबसे पहले हम यहाँ पे 455 और 42 का अगर SCF ज्ञात करना है तो 455 को हम इस प्रकार से ले सकते हैं 42 गुणित 10 धन 35, यहाँ पे हमें 35 शेषफल प्राप्त हो रहा है। पुनः यहाँ पे जो 42 है इसको हम लिख सकते हैं 35 गुणित 1 धन 7, यानी यहाँ शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम पुनः 35 को लिखेंगे 35 बराबर 7 गुणित 5 धन 0। यहाँ पर हमें अंतिम भाजक जो है वो 7 मिला, जिसके लिए हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से इसका SCF जो होगा वह 455 42 का वह 7 होगा।